जब हम नेचुरल रेमेडीज की दुनिया देखते हैं तो हम अक्सर फिजिकल सिम्टम्स पर ध्यान देते हैं, जैसे खांसी या सिर दर्द। पर क्या होगा अगर किसी रेमेडी को किसी फिजिकल एक से नहीं बल्कि एक गहरी और छिपी हुई फीलिंग से सबसे अच्छे से समझा जाए? स्टैफी सागरिया के साथ ऐसा ही है, एक कमाल की रेमेडी जो इंडिग्नेशन की पावरफुल इमोशन से जुड़ी है। ये कैसे काम करती है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इमोशनल स्टेट को देखना होगा जिसे ये ठीक करने में मदद करती है। ये हमारी फीलिंग्स की सीक्रेट लैंग्वेज सीखने जैसा है, जहां एक लंबे समय से दबा हुआ अन्याय का एहसास हमारे दुख की असली वजह हो सकता है। ये जर्नी सिर्फ फिजिकली बेहतर होने के बारे में नहीं है, ये उन क्वाइट बैटल्स को समझने के बारे में है जो हम हर दिन अपने अंदर लड़ते हैं। ऐसी इमोशन इमेजिन कीजिए जो गुस्सा, निराशा और चोट का एक मिक्स हो, और ये सब तब शुरू होता है जब आपको लगता है कि आपके साथ गलत व्यवहार किया गया है। यही इंडिग्नेशन है। ये वो फीलिंग है जब कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपके हार्ड वर्क को इग्नोर करता है, या आपको किसी ऐसी चीज के लिए ब्लेम करता है जो आपने की ही नहीं। बहुत से लोगों के लिए ये फीलिंग आती जाती रहती है, पर कुछ लोगों के लिए ये एक भारी बोझ बन जाती है जिसे वे चुपचाप ढोते रहते हैं। स्टेफी सागरिया की कहानी इसी साइलेंट वेट की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि हमारी इमोशनल हेल्थ और फिजिकल वेलबीइंग कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हमें ये दिखाती है कि कभी-कभी सबसे जरूरी हीलिंग तब शुरू होती है जब हम आखिरकार अपने अनकहे दर्द को आवाज देते हैं और अपनी डिग्निटी के लिए खड़े होते हैं। ये ऐसे आपको स्टेफी सागरिया की दुनिया एक्सप्लोर करने की जर्नी पर ले जाएगा। हम ये डिफाइन करके शुरू करेंगे कि इंडिग्नेशन असल में क्या है और ये शरीर और मन में कैसा महसूस होता है। फिर हम स्टेफी सागरिया पर्सनालिटी टाइप से मिलेंगे, कोई ऐसा जो बाहर से शांत और पीसफुल दिख सकता है पर अंदर से दबी हुई इमोशंस के तूफान से जूझ रहा है। हम देखेंगे कि ये छिपा हुआ गुस्सा कैसे असली फिजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है, स्किन इश्यूज से लेकर ब्लैडर ट्रबल्स तक। ये एक फैसिनेटिंग लुक है कि कैसे हमारा मन सीधे हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है, ऐसे सिम्टम्स पैदा कर सकता है जिन्हें डॉक्टर्स इमोशनल रूट कॉज को समझे बिना एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। इस रेमेडी को एक्सप्लोर करके हम अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम स्टेफी सागरिया के स्लो बर्निंग एंगर की तुलना नक्स वोमिका जैसे अन्य पर्सनालिटी टाइप्स की एक्सप्लोसिव रिएक्शन से करेंगे, ये देखने के लिए कि अलग अलग लोग अन्याय की फीलिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं। आखिरकार ये एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक रेमेडी के बारे में नहीं है, ये गलत समझे जाने के यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस और साइलेंट सफरिंग से अपनी आवाज खोजने के मुश्किल रास्ते के बारे में है। ये हीलिंग की एक कहानी है जो हमें अपनी वर्थ जानने, अपनी फीलिंग्स को हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस करने और आखिरकार उन बोझों को छोड़ने के लिए एम्पावर करती है। तो इंडिग्नेशन आखिर है क्या? यह सिर्फ गुस्सा होने से कहीं बढ़कर है। इंडिग्नेशन गुस्से का एक खास प्रकार है जो तब पैदा होता है जब आपको लगता है कि आपके न्याय के भाव का उल्लंघन हुआ है। ये वह एहसास है जो आपको तब घेर लेता है जब आपके साथ अनादर से पेश आया जाता है, जब आपकी दयालुता का जवाब क्रूरता से दिया जाता है, या जब आपको अपमानित किया जाता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस पर आप निर्भर करते हैं या जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसे एक नेक गुस्से के रूप में सोचे, अन्याय के खिलाफ एक गहरा आंतरिक विरोध। यह बहुत निराश और अपमानित महसूस करने का एहसास है जो आपको सदमे और दर्द की भावना से छोड़ देता है, जिसे दूर करना मुश्किल हो सकता है। ये इमोशन शुरू में तेज और जोशीला नहीं होता, अक्सर ये आपकी आत्मा के भीतर एक शांत, सुलगती हुई आग के रूप में शुरू होता है। इसे अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए इंडिग्नेशन पूरी तरह से भारी, लगभग पैरालाइजिंग महसूस हो सकता है। अपमान या अन्याय के क्षण में वे खुद को स्पीचलेस पा सकते हैं। खुद का बचाव करने के लिए शब्द बस बाहर नहीं निकलेंगे।
ऐसा लगता है जैसे उनका दिमाग अनुचित व्यवहार के सदमे को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। यह शुरुआती चुप्पी अनुभव का एक अहम हिस्सा है। यह गहरे आंतरिक उथल पुथल का क्षण है, जहां गर्व, दर्द और गुस्सा सभी एक दूसरे से रेस्टल कर रहे हैं। व्यक्ति शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर भावनाओं का एक ज्वालामुखी बन रहा है, जिसे देखे जाने का इंतजार है, या कई मामलों में सबकॉन्शियस में और भी गहराई तक धकेला जा रहा है। यह फीलिंग अक्सर पावरलेसनेस की भावना से जुड़ा होता है। आपको इंडिग्निटी महसूस हो सकती है जब आपका बॉस आपके काम का क्रेडिट लेता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपको अपनी नौकरी खोने का डर है। या शायद एक परिवार का सदस्य लगातार आपकी आलोचना करता है और आप घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप रहते हैं। इन सिचुएशंस में अन्याय साफ है, लेकिन अपने गुस्से को व्यक्त करने का रास्ता बंद है। यह फंसा हुआ एहसास ही इंडिग्नेशन को इतना नुकसानदेह बनाता है। यह सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि इसे कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। यह एक गुप्त बोझ बन जाता है, एक दर्दनाक याद जिसे आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, अपनी शांति को जहर देते हैं। समय के साथ यह अनकहा इंडिग्नेशन कुछ और में बदल सकता है। यह लंबे समय तक रिजेंटमेंट, उदासी या विक्टिम होने की भावना में बदल सकता है। अन्याय की शुरुआती तेज चुभन कड़वाहट के एक पुराने दर्द में बदल जाती है। व्यक्ति यह मानने लग सकता है कि वे इस खराब व्यवहार के लायक हैं, जिससे लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है। उन्हें जीवन के साथ लगातार हल्के स्तर की निराशा महसूस हो सकती है, यहाँ तक कि उन मूल घटनाओं को याद किए बिना भी जिन्होंने इसे भड़काया था। इस गहरे और शांत दर्द को समझना स्टैफिसैग्रिया की जरूरत वाले व्यक्ति को पहचानने का पहला कदम है, क्योंकि यह दमित नेक गुस्से की यही स्थिति है जिसे यह रेमेडी इतनी पावरफुल तरह से संबोधित करता है। जो लोग स्टैफिसैग्रिया पर्सनैलिटी प्रोफाइल में फिट होते हैं, वे अक्सर सबसे दयालु, सज्जन और सबसे सहमत लोग होते हैं जिनसे आप कभी मिल सकते हैं। ऊपर से वे शांत, संयमित और अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान दिखते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो विवाद से बचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अक्सर सद्भाव बनाए रखने के लिए बातों पर सहमत हो जाएंगे। उनमें शांति की तीव्र इच्छा होती है और वे मधुर स्वभाव वाले और समायोजित करने वाले लग सकते हैं। आप उन्हें संवेदनशील और थोड़े शर्मीले भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा गरिमापूर्ण। वे खुद को एक शांत गरिमा के साथ रखते हैं, जिसे कमजोरी समझा जा सकता है, लेकिन यह वास्तव में उनकी अत्यधिक संवेदनशील आंतरिक दुनिया को और नुकसान से बचाने के लिए एक सावधानीपूर्वक निर्मित ढाल है। हालांकि इस शांत सतह के नीचे एक पूरी तरह से अलग कहानी चल रही है। आंतरिक रूप से स्टैफिसैग्रिया व्यक्ति उबलती हुई भावनाओं का एक बर्तन है। वे आहत अभिमान, निराशा और सबसे महत्वपूर्ण दबी हुई नाराजगी का एक शक्तिशाली मिश्रण तैयार कर रहे हैं। हर बार जब वे किसी अपमान को सहते हैं, अनुचित आलोचना को सहन करते हैं या किसी को उन पर हावी होने देते हैं, तो वे इस जहरीले आंतरिक मिश्रण में एक और सामग्री जोड़ते हैं। उन्हें इस बात के विचारों से पीड़ा होती है कि उन्हें क्या कहना या करना चाहिए था। उनके सौम्य स्वभाव और उनके शक्तिशाली छिपे हुए क्रोध के बीच यह आंतरिक संघर्ष स्टैफिसैग्रिया स्थिति की केंद्रीय त्रासदी है, जो इमेंस टेंशन और अनहैप्पीनेस पैदा करता है। तो वे इन शक्तिशाली भावनाओं को क्यों दबाते हैं? इसके कई कारण हैं। एक प्राथमिक कारण उनका संवेदनशील स्वाभिमान है। वे इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं और हर कीमत पर अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। क्रोध में फट पड़ना उन्हें नियंत्रण खोने जैसा लगेगा, एक अपमानजनक प्रदर्शन जो उन्हें और भी बुरा महसूस कराएगा। वे अपने स्वयं के क्रोध की तीव्रता से भी डरते हैं।
वे अपने दबे हुए क्रोध की हिंसक क्षमता को महसूस करते हैं और डरते हैं कि अगर वे इसे बाहर निकलने देंगे तो यह विनाशकारी होगा और उन्हें इसका पछतावा होगा। ऐसी स्थितियों में जहां वे नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, जैसे एक सख्त माता पिता के साथ एक बच्चा या एक मुश्किल बॉस के साथ एक कर्मचारी, वे सुरक्षा की आवश्यकता के कारण अपनी भावनाओं को दबाते हैं। दमन का यह निरंतर कार्य जीवन का एक तरीका बन जाता है। वे दुर्व्यवहार को सहन करने की अपनी क्षमता में एक अजीब गर्व भी महसूस कर सकते हैं, एक प्रकार का शहीद जैसा रवैया अपनाते हुए। वे खुद से कहते हैं कि वे प्रतिक्रिया न करने के लिए बड़े व्यक्ति होने के लिए मजबूत हैं, लेकिन यह एक नाजुक रक्षा है। समय के साथ दबाव बढ़ता जाता है। वे शांत और अलग थलग पड़ सकते हैं। जब वे अकेले होते हैं तो उदासी और रोने के दौरे पड़ने लगते हैं। वे मूल अपमानों को भूल भी सकते हैं, लेकिन गलत किए जाने की भावना बनी रहती है। उनकी शांत और संयमित बाहरी सतह के ठीक नीचे असंतोष की एक निरंतर गुनगुनाती कंपन। हमारे मन और शरीर के बीच का कनेक्शन बहुत मजबूत होता है। जब इंडिग्नेशन जैसी मजबूत भावनाएं अंदर ही अंदर दबा दी जाती हैं और एक्सप्रेस नहीं की जाती, तो वे बस गायब नहीं हो जाती। इसके बजाय वे बाहर आने के दूसरे तरीके ढूंढती हैं, अक्सर फिजिकल सिम्पटम्स के जरिए। शरीर अनएक्सप्रेस्ड इमोशनल ड्रामा के लिए एक स्टेज बन जाता है। स्टैफी साग्रिया पर्सनैलिटी के लिए यह बात खासकर सच है। उनका लंबे समय से दबा हुआ शांत गुस्सा कई तरह की फिजिकल बीमारियों में बदल सकता है, जिससे अक्सर पेशेंट और उनके डॉक्टर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फिजिकल प्रॉब्लम्स आत्मा से निकली हुई डिस्ट्रेस सिग्नल्स की तरह है, जो उन इमोशनल जेल से ध्यान और आजादी के लिए चिल्ला रही हैं, जिनमें वे फंसी हुई हैं। स्टैफी साग्रिया में दबी हुई इंडिग्नेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले एरियाज में से एक यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम है। इस कंडीशन वाले लोगों में सिस्टिटिस यानी ब्लैडर इन्फेक्शन या प्रोस्टेटाइटिस जैसी बीमारियां होना आम बात है। उन्हें लगातार पेशाब करने की जिद महसूस हो सकती है, भले ही ब्लैडर खाली हो। एक क्लासिक सिम्पटम यूरीथ्रा में जलन है, जो पेशाब न करते समय सबसे ज्यादा महसूस होती है। यह ऐसा है जैसे शरीर उस जलते हुए गुस्से और चिड़चिड़ाहट को फिजिकली एक्सप्रेस कर रहा है, जिसे व्यक्ति जुबान से नहीं कह सकता। ये सिम्पटम्स अक्सर किसी बहुत ह्यूमिलिएटिंग इवेंट या बहुत ज्यादा इमोशनल सप्रेशन के बाद दिखते हैं, जो इमोशनल ट्रिगर और फिजिकल रिस्पॉन्स के बीच सीधा कनेक्शन दिखाते हैं। स्किन और आंखें इस अंदरूनी उथल-पुथल के लिए एक और आम रास्ता है। स्टैफी साग्रिया स्टाइस के लिए एक जरूरी इलाज है, जो पलक पर दर्दनाक छोटी गांठें होती हैं। एक स्टाई को इन्फ्लेमेशन और मवाद की एक छोटी बंद पॉकेट के रूप में सोचें। दबे हुए गुस्से की पॉकेट के लिए एक परफेक्ट फिजिकल मेटाफॉर। इसी तरह उन्हें क्रस्टी आईलिड्स, क्रॉनिक ब्लेफेराइटिस या सिस्टिक एक्ने हो सकता है, जो कठोर और दर्दनाक होता है। ये स्किन कंडीशन अक्सर इमोशनल स्ट्रेस के समय भड़कती है। शरीर टॉक्सिक इमोशन को स्किन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता हुआ लगता है, जिससे ऐसे इरप्शन होते हैं जो छूने में उतने ही सेंसिटिव और दर्दनाक होते हैं जितने व्यक्ति की घायल भावनाएं। इन स्पेसिफिक एरियाज के अलावा स्टैफी साग्रिया की फिजिकल शिकायतें अक्सर कटने या घायल होने के थीम से रिलेटेड होती है, चाहे वह इमोशनली हो या फिजिकली। यह सर्जिकल इंसिजन, खासकर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद दर्द और खराब हीलिंग के लिए एक मेजर इलाज है। टिश्यूज कट के ट्रॉमा को पकड़े हुए लगते हैं, साफ तरीके से ठीक होने से मना करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति की साइकी एक इमोशनल घाव के ट्रॉमा को पकड़े रहती है। उन्हें कहीं और भी तेज चुभने वाला दर्द हो सकता है, जैसे सियाटिका या सूजी हुई ग्रंथियां और टॉन्सिल डेवलप हो सकते हैं। यहाँ तक कि उनके दांत भी प्रभावित हो सकते हैं, काले और भुरभुरे हो सकते हैं।
हर मामले में शरीर वह कहानी बता रहा है जिसे मन इतनी मुश्किल से छिपाने की कोशिश कर रहा है। स्टेफिसाग्रिया स्टेट को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन खास सिचुएशंस को देखना जरूरी है जो गुस्से के बीज बो सकती हैं। ये ट्रिगर्स अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां किसी व्यक्ति की डिग्निटी पर हमला होता है और वे जवाब देने में खुद को पावरलेस महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करता है, लेकिन एक बड़ी मीटिंग में उसका मैनेजर उसे अपना आइडिया बताकर प्रेजेंट करता है। एम्प्लॉय वहां पोलाइटली मुस्कुराता रहता है, जबकि अंदर से वह धोखे और इनजस्टिस की भावना से चिल्ला रहा होता है। वह इसलिए बोल नहीं पाता क्योंकि उसे डर होता है कि उसे ट्रबल मेकर समझा जाएगा या उसकी जॉब भी जा सकती है। जबरन खामोशी का यह पल जिसमें गहरी ह्यूमिलिएशन को निगलना पड़ता है, एक क्लासिक स्टेफिसाग्रिया ट्रिगर है। फैमिली डायनामिक्स भी इस तरह के इमोशनल चोट के लिए एक और उपजाऊ जमीन है। ऐसे यंग एडल्ट के बारे में सोचिए जिसकी उसके पेरेंट्स लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वह चाहे कुछ भी अचीव कर ले, वह कभी भी इनफ नहीं होता। उन्हें बताया जाता है कि वे इनफ स्मार्ट नहीं हैं, इनफ सक्सेसफुल नहीं हैं, या उन्होंने लाइफ में गलत चॉइसेस की है। फैमिली में शांति बनाए रखने के लिए या क्योंकि वे अभी भी अपने पेरेंट्स की अप्रूवल चाहते हैं, वे कभी जवाब नहीं देते। वे चुपचाप क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उन्हें गहरा दुख और रिसेंटमेंट महसूस होता है। हर चुभने वाली बात एक छोटा घाव है जो समय के साथ गुस्से का एक भारी बोझ बन जाता है। यह व्यक्ति मूडी और विथड्रॉन हो सकता है और फैमिली सोच सकती है कि वह इतना सेंसिटिव क्यों है। रिलेशनशिप्स भी इन ट्रिगर्स का सोर्स हो सकती हैं। कोई व्यक्ति ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है जो धीरे धीरे कंट्रोलिंग या डिसमिसिव हो। पार्टनर दोस्तों के सामने मजाक बना सकता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, या वे उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर सकते हैं जिससे उन्हें अनइम्पॉर्टेंट महसूस होता है। स्टेफिसाग्रिया व्यक्ति रिलेशनशिप को महत्व देते हुए और कन्फ्रंटेशन से डरते हुए अक्सर इन पलों को जाने देंगे। वे खुद को बता सकते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है या उनके पार्टनर का यह मतलब नहीं है, लेकिन हर घटना उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करती जाती है, जिससे उन्हें छोटा और अनवैलिड महसूस होता है। जो गुस्सा वे महसूस करते हैं उसे दबा दिया जाता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, जिससे उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस पर असर पड़ता है। अगर व्यक्ति पहले से ही सेंसिटिव है तो छोटी छोटी घटनाएं भी इस स्टेट को ट्रिगर कर सकती हैं। ट्रैफिक में रूडली कट जाना, शॉप असिस्टेंट द्वारा इग्नोर किया जाना, या छोटी सी गलती के लिए बिना वजह ब्लेम मिलना, ये सब आखिरी स्ट्रॉ हो सकते हैं जो गुस्से की स्थिति पैदा करते हैं। स्टेफिसाग्रिया व्यक्ति के लिए यह सिर्फ घटना नहीं है, बल्कि डिसरिस्पेक्टेड और इनविजिबल महसूस करने की भावना है जो गहरा दर्द पैदा करती है। वे उनकी हिम्मत कैसे हुई कि फीलिंग के साथ रह जाते हैं, लेकिन यह सवाल सिर्फ उनके अपने मन के साइलेंट थिएटर में पूछा जाता है, जहां ये एक लूप में चलता रहता है जिससे एंडलेस डिस्ट्रेस होता है। स्टेफिसाग्रिया के गुस्से की अनोखी खासियत को समझने के लिए इसे गुस्से और चिड़चिड़ेपन के लिए जानी जाने वाली दूसरी दवाइयों से तुलना करना मददगार होगा। चलो नक्स वोमिका को ही देख लेते हैं। नक्स वोमिका वाला इंसान महत्वाकांक्षी, प्रतिस्पर्धी और आसानी से गुस्सा होने वाला होता है। जब उन्हें गलत समझा जाता है या बेइज्जत किया जाता है तो उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और जोरदार होती है। वे चुपचाप नहीं सहते, वे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं। वे चिल्लाएंगे, बहस करेंगे और अपनी नाराजगी सबको बता देंगे। उनका गुस्सा जबरदस्त और खुल्लम खुल्ला होता है, लेकिन
जितनी तेजी से वे फटते हैं उतनी ही तेजी से शांत भी हो जाते हैं। एक बार जब वे अपना गुस्सा निकाल लेते हैं तो वे अक्सर आगे बढ़ जाते हैं और ज्यादा देर तक मन में बात नहीं रखते। स्टेफिसाग्रिया इसका बिल्कुल उल्टा है। जब उसी बेइज्जती का सामना होता है तो स्टेफिसाग्रिया वाला इंसान पहले चुप हो जाता है। वे उस समय प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत ज्यादा सदमे और अपमान में होते हैं। फटने के बजाय वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वे चुप हो जाते हैं लेकिन गुस्सा खत्म नहीं होता। ये अंदर ही अंदर गहरा होता चला जाता है, जहां यह दिनों, हफ्तों या सालों तक सुलगता रहता है। जहां नक्स वोमिका का गुस्सा जल्दी निकल जाता है और वे जल्दी ठीक हो जाते हैं, वहीं स्टेफिसाग्रिया का गुस्सा बहुत देर तक रहता है। जब उनका गुस्सा आखिरकार बाहर आता है तो वह नक्स वोमिका के जितना ही हिंसक और तेज हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक दबे रहने के बाद आता है, जो उन लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है जो उनके सिर्फ विनम्र पहलू को जानते हैं। अब आर्सेनिकम एल्बम पर विचार करते हैं। आर्सेनिकम वाला इंसान भी अपमानित महसूस करता है, लेकिन यह एक अलग वजह से होता है। आर्सेनिकम का गुस्सा श्रेष्ठता की भावना और हर चीज को परफेक्ट और व्यवस्थित रखने की जरूरत से आता है। वे तब अपमानित महसूस करते हैं जब दूसरे उनके उच्च मानकों को पूरा नहीं करते, या जब अराजकता उनकी सावधानी से नियंत्रित दुनिया को बाधित करती है। उनका गुस्सा आत्मधार्मिक होता है। वे मानते हैं कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। वे दूसरों में गलतियां निकालने और उनकी आलोचना करने में तेज होते हैं। उनका गुस्सा अक्सर बेचैन होता है और नियंत्रण या सुरक्षा खोने के डर के साथ होता है। उन्हें प्रभारी होने की जरूरत होती है और उनका गुस्सा उनके अधिकार के किसी भी खतरे पर एक प्रतिक्रिया होता है। स्टेफिसाग्रिया का गुस्सा दूसरी ओर घायल अभिमान और सम्मान की सख्त जरूरत से आता है। उनकी आंतरिक पुकार मैं सही हूं नहीं होती, बल्कि मैं एक इंसान हूं, कृपया मेरे साथ गरिमा से पेश आओ होती है। जहां आर्सेनिकम अपमानित महसूस करता है क्योंकि उनकी पूर्णता की भावना का उल्लंघन होता है, वहीं स्टेफिसाग्रिया अपमानित महसूस करता है क्योंकि उनके आत्म मूल्य पर हमला किया गया है। आर्सेनिकम का गुस्सा आलोचना और नियंत्रण के रूप में बाहर की ओर निर्देशित होता है। स्टेफिसाग्रिया का गुस्सा अंदर की ओर निर्देशित होता है, जहां यह गहरा भावनात्मक दर्द और आखिरकार शारीरिक बीमारी का कारण बनता है। यह अंतर स्टेफिसाग्रिया की स्थिति के गहरे व्यक्तिगत दुख को समझने की कुंजी है। स्टेफिसाग्रिया वाले व्यक्ति के लिए इंडिग्नेशन का एक्सपीरियंस अक्सर एक तय रास्ते पर चलता है, लगभग एक 3 एक्ट के प्ले की तरह। पहला स्टेज वो है जिस पर हमने सबसे ज्यादा बात की है, सप्रेशन। ये खामोश दुख का फेज है। किसी इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन या किसी गहरे अन्याय के बाद व्यक्ति स्पीचलेस हो जाता है। वे अपने गुस्से और दर्द को अंदर ही दबा लेते हैं, उसे बहुत गहराई तक धकेल देते हैं। बाहर से वे शांत या अनअफेक्टेड लग सकते हैं, लेकिन अंदर से वे उथल पुथल में होते हैं। ये मार्टरडम का स्टेज भी है, जहां वे ऐसे बुरे बर्ताव को बिना शिकायत सहने की अपनी क्षमता पर गुपचुप तरीके से गर्व कर सकते हैं। इसे अपनी ताकत या नैतिक श्रेष्ठता का संकेत मान सकते हैं। अगर इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो यात्रा दूसरे स्टेज रिलीज में चली जाती है। दबे हुए इमोशन को बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलता है। ये रिलीज हमेशा हेल्दी तरीके से नहीं होती। ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा उदासी, अकेले में अनियंत्रित रोना या गहरी मेलनकॉली के रूप में उभर सकती है। व्यक्ति अपने आंसुओं को उस गुस्से से जोड़ भी नहीं पाता जिसे वे दबाए हुए हैं। दूसरे मामलों में रिलीज एक्सप्लोसिव हो सकती है। लंबे समय तक खामोशी के बाद एक मामूली सी घटना अचानक भयानक गुस्से के आउटबर्स्ट को ट्रिगर कर सकती है। वे चीजें फेंक सकते हैं, चिल्ला सकते हैं और गुस्से से कांप सकते हैं।
अपनी और अपने आसपास के सभी लोगों को अपनी प्रतिक्रिया की तीव्रता से चौंका सकते हैं। ये रिलीज ज्यादा वर्बल रूप भी ले सकती है। व्यक्ति आखिरकार तय कर सकता है कि वे अब और चुप नहीं रह सकते। ये अक्सर एक बहुत ही कैथार्टिक और एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। वे अन्याय के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं, कभी कभी ऑब्सेसिवली। वे अपनी कहानी किसी भी सुनने वाले को बताएंगे, वैलिडेशन और सपोर्ट चाहेंगे। वे अपने मामले को सुनने के लिए दोस्तों या सहकर्मियों को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरों से ये सहमति चाहते हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। ये वर्बल एक्सप्रेशन एक बहुत ही जरूरी कदम है। ये टॉक्सिक इमोशन को अंदर से बाहर निकालने की शुरुआत है, जहां इसकी जांच की जा सके और इससे निपटा जा सके। ये वो पल है जब खामोश रहने वाला व्यक्ति अपनी आवाज ढूंढना शुरू करता है। तीसरा और आखिरी स्टेज रेजोल्यूशन है। यहीं पर रेमेडी स्टैफिस एग्रिया एक अहम भूमिका निभा सकती है। सिर्फ गुस्सा निकालना, जबकि अस्थायी रूप से दबाव को कम करता है, हमेशा समस्या को हल नहीं करता। व्यक्ति राइटियस एंगर के लूप में फंस सकता है, लगातार अन्याय को फिर से जी रहा होता है और अपनी एनर्जी को खत्म कर रहा होता है। ये रेमेडी व्यक्ति को इस स्टेज से आगे बढ़ने में मदद करती है। ये जो हुआ उसकी याद को मिटाती नहीं है, लेकिन ये उससे जुड़ी इमोशनल चार्ज को खत्म करने में मदद करती है। ये व्यक्ति को अपनी इंडिग्नेशन को कुछ ज्यादा कंस्ट्रक्टिव में बदलने में सपोर्ट करती है, जैसे असर्टिव एक्शन या सेल्फ वर्थ की एक नई भावना, जिससे सच्ची और लास्टिंग हीलिंग हो पाती है। स्टैफिस एग्रिया के साथ ठीक होने का सफर बहुत गहरा होता है। यह सिर्फ आंखों की गुहेरी या ब्लैडर इन्फेक्शन जैसे फिजिकल लक्षणों से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है। यह उस इमोशनल पिंजरे को खोलने के बारे में है जो इंसान ने अपने चारों ओर बना रखा है। जब सही रेमेडी चुनी जाती है तो यह एक हल्की चाबी की तरह काम करती है, जिससे लंबे समय से दबी हुई भावनाएं सेफ और मैनेजेबल तरीके से बाहर निकल पाती हैं। यह इंसान को उनके फिजिकल दुख और उनके छिपे हुए इमोशनल दर्द के बीच के कनेक्शन को समझने में मदद करती है। अचानक उन्हें शायद यह एहसास हो कि उनकी पुरानी पीठ दर्द तब शुरू हुई जब उन्हें प्रमोशन नहीं मिला, या उनकी स्किन प्रॉब्लम उनकी शादी के मुश्किल दौर में शुरू हुई थी। जैसे ही रेमेडी काम करना शुरू करती है, लोग अक्सर अपनी इमोशनल स्टेट में बदलाव महसूस करते हैं। वे खुद को पुरानी नाराजगी और गुस्से को फिर से महसूस करते हुए पा सकते हैं, लेकिन इस बार वे इसे और दूरी से देख सकते हैं। अब इसमें उन्हें अभिभूत करने की उतनी शक्ति नहीं है। हेल्पलेस विक्टिम महसूस करने के बजाय वे एम्पावरमेंट महसूस करने लगते हैं। यह रेमेडी उन्हें वह हिम्मत दे सकती है जो वे पहले नहीं कर पाए थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि आखिरकार उस इंसान के साथ शांतिपूर्ण असर्टिव बातचीत करना जिसने उन्हें दुख पहुंचाया था, या बस अपने रिश्तों में हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने का फैसला करना, ताकि वे भविष्य में खुद को नुकसान से बचा सकें। ठीक होने की यह प्रक्रिया गुस्से की विनाशकारी ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव एक्शन में बदल देती है। वह इंसान जो कभी बोलने से बहुत डरता था, उसे एक नई नौकरी के लिए अप्लाई करने की ताकत मिल सकती है, जहां उसके काम को महत्व दिया जाएगा। वह व्यक्ति जिसने चुपचाप आलोचना सहन की थी, वह कहना सीख सकता है कि कृपया मुझसे इस तरह बात न करें। यह गुस्सा या आक्रामक इंसान बनने के बारे में नहीं है, यह हेल्दी सेल्फ असर्शन डेवलप करने के बारे में है। स्टैफिस एग्रिया इंसान को पैसिव सप्रेशन और एक्सप्लोसिव गुस्से के बीच का रास्ता खोजने में मदद करती है। यह उन्हें अपनी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को शांतिपूर्ण और केंद्रित तरीके से वापस पाने में मदद करती है। आखिरकार स्टैफिस एग्रिया के साथ ठीक होना खुद की ओर वापसी का सफर है। यह दर्द, नाराजगी और कड़वाहट की परतों को हटाने में मदद करता है, जिन्होंने इंसान के सच्चे स्वभाव को छिपा रखा था। जैसे ही इमोशनल और फिजिकल लक्षण कम होते हैं, जो उभरता है वह एक ऐसा इंसान है जो अभी भी जेंटल और सेंसिटिव है,
लेकिन अब वह किसी की डोरमैट नहीं है। वे सीखते हैं कि वे अपनी जरूरतों को सैक्रिफाइस किए बिना दयालु बन सकते हैं और उनकी भावनाएं वैलिड हैं और व्यक्त करने योग्य हैं। वे चुपचाप दुख सहने की स्थिति से शांत शक्ति की स्थिति में चले जाते हैं, आखिरकार अपनी अनकही नाराजगी के बोझ से मुक्त होकर नई कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। स्टैफिस एग्रिया की दुनिया में अपनी जर्नी में हमने देखा है कि कैसे एक सिंगल पावरफुल इमोशन, गुस्सा, एक इंसान के पूरे लाइफ एक्सपीरियंस को शेप कर सकता है। हमने जाना है कि यह सिर्फ सिंपल गुस्सा नहीं है, बल्कि इनजस्टिस और ह्यूमिलिएशन से पैदा हुई एक गहरी सच्ची चोट है। स्टैफिस एग्रिया वाले इंसान के लिए उनका जेंटल और शांत नेचर इस पावरफुल इमोशन को छिपा देता है, जहां यह चुपचाप उनके मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यह शांत दुख स्टैफिस एग्रिया की पहचान है, एक दर्दनाक अस्तित्व जहां एक शांत बाहरी रूप एक अशांत आंतरिक दुनिया को छुपाता है, जो अनकही शिकायतों और घायल गौरव से भरी है। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जिन इमोशंस का हम सामना करने से मना करते हैं, वे बस गायब नहीं हो जाते। हमने यह भी देखा है कि यह छिपा हुआ डिस्टरबेंस फिजिकली कैसे दिख सकता है, जिससे लक्षणों की एक ऐसी भाषा बनती है जो वो कहती है, जो आवाज नहीं कह पाती। दर्दनाक ब्लैडर कंडीशंस से जो इनजस्टिस की जलन को दिखाती है, उन गुहेरी तक जो गुस्से की छोटी छोटी पॉकेट्स की तरह काम करती है, शरीर मन की शांत लड़ाई की कहानी कहता है। इन कनेक्शंस को समझकर हम बीमारी को और ज्यादा होलिस्टिक तरीके से देख सकते हैं, ये पहचानते हुए कि सच्ची हीलिंग के लिए कभी कभी हमें उन इमोशनल घावों को ठीक करना पड़ता है जो अंदर छिपे होते हैं। वर्क प्लेस के अपमान या फैमिली की आलोचना के उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे रोजमर्रा की लाइफ, जब हम अपनी डिग्निटी की रक्षा करने में बेबस महसूस करते हैं, तो गहरे क्रॉनिक इमोशनल दर्द का सोर्स बन सकती है। स्टैफिस एग्रिया के धीरे धीरे जलने वाले दबे हुए गुस्से की नक्स वोमिका के विस्फोटक गुस्से या आसनिकम के आत्मधर्मी गुस्से से तुलना हमें इस स्थिति की अनोखी ट्रेजेडी को समझने में मदद करती है। स्टैफिस एग्रिया का दुख अकेला है। ये ऐसे इंसान का दर्द है जो अपनी डिग्निटी बनाए रखना चाहता है, लेकिन ऐसा करने में वह अपनी भलाई को सैक्रिफाइस कर देता है। शांत दमन से विस्फोटक या मौखिक रिलीज तक की जर्नी एक इमोशन की नेचुरल प्रोसेस को दिखाती है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यह एक मुश्किल और अक्सर दर्दनाक रास्ता है, लेकिन रेजोल्यूशन और शांति के रास्ते पर यह एक जरूरी कदम है। यह रेमेडी इस रास्ते पर एक गाइड का काम करती है। आखिर में स्टैफिस एग्रिया की कहानी एक आशा भरी कहानी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी का एक प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि शांत विक्टिमहुड से हेल्दी सेल्फ असर्टेशन की तरफ बढ़ना पॉसिबल है। ये जो हीलिंग देता है वह पास्ट को भूलने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि दर्द कभी हुआ ही नहीं, बल्कि ये दर्दनाक इमोशनल चार्ज को खत्म करने, अपनी आत्मसम्मान को वापस पाने और शांत कॉन्फिडेंस के साथ बाउंड्री सेट करना सीखने के बारे में है। ये गुस्से से बेजुबान होने से लेकर शांत, साफ आवाज पाने तक की जर्नी है, जो बस कहती है, मैं सम्मान का हकदार हूं। यह स्टैफिस एग्रिया का अल्टीमेट गिफ्ट है, जेंटल और स्ट्रॉन्ग दोनों होने की फ्रीडम।